गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो जैसे कि हम वेक्टर कैलकुलस कर रहे थे, उसमें हम अब तक एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उस चैप्टर में हमने क्या देखा? वेक्टर्स, वेक्टर फंक्शंस एंड मेनली अवकलज, किसी वेक्टर का अवकलज निकालने का। उसके लिए हमने डॉट प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का या वेग या त्वरण, इस टाइप्स के एग्जाम्पल देखें। एंड वो सभी एग्जाम्पल अवकलज पर ही बेस्ड थे। एंड एग्जाम्पल से हमें थ्योरी, अब हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप आपको वेक्टर कैलकुलस अच्छे से समझ आ रही होगी। ओके, सो इस सेकेंड चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वेक्टर्स या सदिशों के आंशिक अवकलज। अब अवकलज तो हमने पढ़े थे, आंशिक अवकलज क्या होते हैं देख लेते हैं ये भी हम। पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ए वेक्टर या ऑफ वेक्टर्स। सदिशों के आंशिक अवकलज। ओके, सो अब इसमें क्या होता है, हमें अवकलज पता है। आर वेक्टर था, किसी का फंक्शन अगर एक्स का फंक्शन हुआ तो हम अवकलज करते थे डी आर अपॉन में डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा एक्स, यही करते थे हम। या डेल्टा की जगह ऐसे लगा सकते थे हमने किया था। अब यहाँ फंक्शन किसका था? x का। जरूरी थोड़ी है r जो हमारा वेक्टर था सिर्फ x का ही फंक्शन हो, ऐसे भी तो हो सकता है x प्लस वाई, दो अलग अलग टर्म, मतलब x का भी हो गया और y का भी फंक्शन। दो चर का फंक्शन हो सकता है, दो वेरिएबल्स का। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं हमारा r वेक्टर क्या है? f x y z डैश डैश, मतलब कितने भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं है। मतलब एक से तो ज़्यादा ही है x y z के। x y z स्वतंत्र चर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चरों का एक सदिश। एक सदिश फलन आर वेक्टर था, इसका फंक्शन है। अब माना x में लघु परिवर्तन डेल्टा x, हम करते थे ना, अगर x का फंक्शन होता था तो x में चेंज होता था डेल्टा x, इसके संगत r में कुछ चेंज होगा। अगर x में चेंज हो रहा है तो r में भी चेंज होगा या परिवर्तन होगा, वो हमने ले लिया डेल्टा आर। जबकि अन्य स्वतंत्र चर क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होगा उनमें, बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में। कोई परिवर्तन नहीं होता। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? पहले हम x का फंक्शन लेते थे, हो सकता है इस टाइप का फंक्शन हो, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का। हमने लिया x y z, तीन तो है, उसके अलावा कितने भी इनका फंक्शंस हो गया। x y z स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर का मतलब क्या हुआ? एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। जैसे कि अगर हमने x के अंदर कुछ ना कुछ चेंज किया, x की वैल्यू पहले हमने कभी रखी 1, कभी रखी 2, मतलब वेरिएबल्स है, चर है, चेंज हो सकती है वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू में चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा।
या हम y की वैल्यू में चेंज कर रहे हैं, जैसे 1 2 रख रहे हैं, तो x की वैल्यू जो रखी थी ना वही रहेगी। अगर करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है इसमें चेंज होने पर इसमें भी चेंज हो। दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र चर। जैसे कि होता है ना, ये पर्सन है और एक ये पर्सन है, ये पर्सन अगर खेल रहा है जरूरी थोड़ी है ये पर्सन भी खेल रहा हो सकता है ये पर्सन पढ़ रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना, इंडिपेंडेंट आपस में। वैसे ये आपस में इंडिपेंडेंट चर हैं। हो सकता है दोनों इक्वल, मतलब इसकी वैल्यू चेंज करें तो हो सकती है दोनों की चेंज हो जाए, बट डिपेंड नहीं होंगे एक दूसरे पे कि डेफिनेटली जरूरी चेंज होगी। तो स्वतंत्र चरों का एक सदिश फलन वेक्टर फंक्शन, कि वेक्टर फंक्शन तो पता है ना कि इनकी वैल्यू चेंज करेंगे तो हमें वेक्टर मिलेगा। अब x में लघु परिवर्तन डेल्टा x, जैसे यहाँ करते थे x में कुछ चेंज होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा r होता था ना, r में चेंज होता था डेल्टा r, वही यहाँ लिखा है। x में लघु परिवर्तन डेल्टा x के संगत r में परिवर्तन कितना, लघु परिवर्तन मतलब बिल्कुल छोटा चेंज कर रहे हैं, जैसे यहाँ कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ थोड़ा चेंज कर रहे हैं। बट यहाँ डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, बाकी अन्य स्वतंत्र चर है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसे नहीं है कि y में भी चेंज हो रहा है, z में भी, y भी जैसे डेल्टा y को जा रहा है, z भी डेल्टा z को, ये नहीं, सिर्फ एक वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं। ओके, तब यदि लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन में डेल्टा x विद्यमान हो, मतलब एग्जिस्ट हो, तो इसे क्या कहते हैं, सदिश r वेक्टर का, सदिश r वेक्टर का x के सापेक्ष, x क्योंकि x में चेंज हो रहा है ना, x के सापेक्ष आंशिक अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव, जो हमारी डेफिनेशन यही है, पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं एंड जिसे किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा r अपॉन में डेल्टा x से व्यक्त करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब डेल्टा r अपॉन में डेल्टा x क्या हो गया, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन में डेल्टा x। अब देखो क्या हुआ था, x में चेंज हो रहा था, बाकी इसमें चेंज नहीं हो रहा, तो x में चेंज होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा r अपॉन में डेल्टा x को लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ निकालते थे क्योंकि x में चेंज होता था तब। अब अगर विद्यमान हो तो इसे r का x के सापेक्ष, क्योंकि x में चेंज हो रहा है, अवकलज यही होता है जिसमें चेंज हो रहा है उसके सापेक्ष अवकलज, x के सापेक्ष आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव। आंशिक क्यों बोल रहे हैं, मतलब आंशिक का मतलब अंश, किस किस का फंक्शन था, सभी का फंक्शन था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके अंश का, उसको एक अंश का अवकलज कर रहे हैं उसके सापेक्ष में, एक अंश के, बाकी सबके सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक के, मतलब आंशिक अवकलज कर रहे हैं x के सापेक्ष। तो अगर ये वाली चीज़ एग्जिस्ट होगी, इसका मतलब इसको डेल्टा r अपॉन में डेल्टा x से डिनोट करते थे, पहले dr से अपॉन में dx से, तब सिर्फ x का फंक्शन होता था। अभी हमारा x y z एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसे डेल्टा r अपॉन में डेल्टा x से डिनोट करते हैं। अब यहाँ इसकी वैल्यू कैसे निकालते थे हम, इसकी वैल्यू निकालने के लिए लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, हम ये लिखते थे ना f x प्लस डेल्टा, t का भी लिखते, हमने t का लिखा था,
t का फंक्शन हो या x का, कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, x की जगह t आ जाएगा वहाँ पे, फिर x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में डेल्टा x, ऐसे ही कर देते। उसके अंदर जितना चेंज हो रहा है वो माइनस ओरिजिनल फंक्शन अपॉन में डेल्टा x। जब अगर ओनली x का फंक्शन हो तो यहाँ क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब डेल्टा r अपॉन में तो वही डेल्टा x रहा, जैसे यहाँ डेल्टा x था। अब डेल्टा r की वैल्यू ये आई थी, r के अंदर डेल्टा r क्या होता था, r के अंदर जितना चेंज हो रहा है, अब यहाँ डेल्टा r क्या आएगा, f ऑफ x में चेंज कर रहे हैं हम, x प्लस डेल्टा x। अब फंक्शन तो ये y z, इसके अलावा भी वेरिएबल है ना, बट y में चेंज नहीं हो रहा कुछ, ना z में कोई परिवर्तन नहीं, तो फंक्शन तो है ही, वो तो यहाँ पे लिखेंगे ही। चेंज चाहे सिर्फ x में हो, बाकी फंक्शन तो रहेंगे। माइनस ओरिजिनल फंक्शन जो पहले फंक्शन क्या था ये, इसका मतलब f ऑफ x y z एंड डैश डैश, ये क्या हो गया हमारा। जैसे इसका अवकलज निकालने के लिए ये अब x के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हो गया हमारा पार्शियल डेरिवेटिव, x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव किसका, r वेक्टर का। ओके, अब जैसे कि हमने r वेक्टर के सापेक्ष अवकलज किया है, तो इसमें हमने क्या किया है, r वेक्टर के सापेक्ष अवकलज डेल्टा r अपॉन में डेल्टा x क्या है, r वेक्टर का x के सापेक्ष साधारण अवकलज ही तो है, या सिंपल डेरिवेटिव ही है। जबकि x के अतिरिक्त अन्य सभी अचर मान लिए जाएं, x के अतिरिक्त अन्य चर या शेष सभी चर क्या थे, वो स्वतंत्र थे, तो स्वतंत्र चरों को अचर मान लिया जाए या कांस्टेंट, क्योंकि हम कह रहे हैं ना बाकी वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि हमने क्या किया था, इसमें अवकलज में पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऐसे करते थे। अब क्या हुआ, x के रिस्पेक्ट में सिंपल डेरिवेटिव ही हुआ एक टाइप से, तो ये मतलब जो यहाँ पर हम यूज़ करते थे फॉर्मूला वही हमने यहाँ किया, सिंपल डेरिवेटिव वाला ही किया है पार्शियल डेरिवेटिव में भी। तो इसे क्या कहते हैं, r वेक्टर का x के सापेक्ष अवकलज कर रहे हैं हम, सापेक्ष साधारण अवकलज ही है, जो ये यहाँ पे था वही है, बट इसमें क्या डिफरेंस है, x के सापेक्ष अतिरिक्त x के अलावा जो सभी चर थे ना, स्वतंत्र चर थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनको अचर मान लिया। अचर क्यों, क्योंकि इनके y और z में क्या कोई चेंज नहीं आता। हम जब भी डेरिवेटिव करते हैं ना इनका, तो हम कहते हैं जो बाकी डेरिवेटिव है ना, जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो y को हम एक एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे कि y नहीं है उसके अंदर, कांस्टेंट टर्म है। इसी की एग्जांपल देखना चाहो, अगर हमारा r वेक्टर होता था x, तो हम क्या करते थे, इसका अवकलज करना है अगर हमें, डेल्टा r अपॉन में डेल्टा x क्या करते थे, x के रिस्पेक्ट में अवकलज 1, लेकिन यहाँ एक ही फंक्शन है, हो सकता है एक से ज़्यादा। अगर हमने माना r वेक्टर है x y, इसका मतलब अब इसका अवकलज करना है हमें, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करना है हमें।
इसमें तो पार्शियल डेरिवेटिव भी वही होगा और सिंपल भी यही कि एक ही फंक्शन है। दिक्कत तो तब है ना जब एक से ज़्यादा हो। अब डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, एक्स के सापेक्ष तो साधारण अवकलज ही है, जबकि अन्य चरों को अचर मान लिया जाए, कांस्टेंट। अब इसके लिए हमें अवकलज करना है। देखो अगर हम यहाँ पे 2x होता हमारे पास तो हम क्या करते इसका अवकलज, 2 को वैसे ही लिखा, x का अवकलज 1 मतलब 2 आ गया। अब यहाँ हम क्या करते हैं, अवकलज करना है, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव्स करना है। उसके लिए x के सापेक्ष अवकलज और जो बाकी चर थे मतलब y को कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे। जैसे यहाँ 2 कांस्टेंट था अचर, वैसे ही y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। मतलब y तो आ गया कांस्टेंट टर्म, उसका अवकलज नहीं करेंगे, x का अवकलज करेंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। वो कितना 1, तो y डॉट 1 तो वही y आ गया। इसका कहने का मतलब ये है कि से बाकी को अचर, कहने को तो y भी मतलब चर ही था, वेरिएबल ही था, r क्योंकि y का भी फंक्शन है और x का भी, लेकिन जब पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं ना x के रिस्पेक्ट में तो बाकियों को कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे, y को कांस्टेंट मानेंगे। ये सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव में, इसमें नहीं कांस्टेंट, उसमें कांस्टेंट है। अब जरूरी थोड़ी है कि x का ही x के रिस्पेक्ट में अवकलज करें, हो सकता है हम y के रिस्पेक्ट में अवकलज करना चाहें। जैसे y के अंदर अगर चेंज होता है डेल्टा y, तो r के अंदर भी कुछ चेंज होगा डेल्टा r, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसके लिए हमें निकालना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब लिमिट ऑफ डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल r अपॉन में डेल y। अब इसको कैसे लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में अवकलज कर रहे हैं उसको, मतलब चेंज होने के बाद जो फंक्शन, अब फंक्शन हमारा ये था बट x में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, x तो एज इट इज़, चेंज किस में हो रहा है y में। उसके अलावा फिर z में भी कोई चेंज नहीं, ऐसे माइनस ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x y z एंड सो ऑन अपॉन में डेल्टा y। ये हो गया हमारा डेल r अपॉन में डेल y। अब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं r वेक्टर का y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव, y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव या आंशिक अवकलज है। पार्शियल डेरिवेटिव है ओके। अब जैसे y के लिए निकाला वैसे ही z के लिए भी निकाल सकते हैं। वो क्या आएगा, डेल r अपॉन में डेल z, यही आएगा ना। फिर उसको आगे सॉल्व, उसको भी इसी मेथड से आगे लिख सकते हैं। अब जैसे r का z का, ऐसे बाकी सबका भी निकाल सकते हैं। z में क्या आ जाएगा, डेल r अपॉन में डेल z, लिमिट ऑफ डेल्टा z टेंड्स टू 0 f ऑफ x y z प्लस डेल z माइनस ओरिजिनल फंक्शन अपॉन में डेल z। इसका मतलब ये किसका हो गया, z के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव। क्या करते हैं, इसमें x के सापेक्ष कर रहे हैं, बाकी सबको एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया। अब अगर हमें करना होता इसी एग्जाम्पल में y के सापेक्ष में, जैसे x के सापेक्ष कर रहे हैं y के भी कर सकते हैं, तो y के सापेक्ष अवकलज बाकी सबको एज ए कांस्टेंट अचर, x को एज ए कांस्टेंट x ही लिखा, y का अवकलज तो 1, x डॉट 1 इज इक्वल टू x। ये आ गया r का y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव या आंशिक अवकलज ओके। आगे हम देखते हैं, जैसे कि हमने किया था ना r वेक्टर का अवकलज, उसको हम dr अपॉन में dx लिखते थे, फिर या क्या लिखते थे, एक बार अवकलज तो dr अपॉन में dx,
अगर दूसरी बार अवकलज करना हो तो क्या लिखते थे, डी स्क्वेयर आर अपॉन में डी एक्स की स्क्वेयर नहीं लिखते। तीसरी बार भी कर सकते थे डी क्यूब आर अपॉन में डी एक्स की क्यूब। तो जैसे कि सिंपल अवकलज में कर सकते थे, वैसे ही हम पार्शियल डेरिवेटिव में भी कर सकते हैं। एक बार अगर कर सकते हैं तो एक से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। अब उसको कैसे लिखेंगे फिर, अब बाकी हमें वो देखना है। पार्शियल डेरिवेटिव समझ आ गया सबको? एक के सापेक्ष अवकलज करना है, बाकियों को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। जैसे हमने वहां किया था वैसे ही डी स्क्वेयर आर अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसका मतलब इसको लिखेंगे डेल अपॉन में डेल एक्स, डेल आर अपॉन में डेल एक्स। ये एज ए वेक्टर ही चल रहा है। वहाँ यही करते थे ना, डी स्क्वेयर आर अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर को डी बाई डी एक्स, डी आर बाई डी एक्स। वही हमने यहाँ किया है। मतलब एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर अगेन पार्शियल डेरिवेटिव ही करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर हम ये निकालना हो तो दो बार वाई के रिस्पेक्ट में ही। अब जरूरी थोड़ी है कि दोनों बार वाई के रिस्पेक्ट में हो, जेड के रिस्पेक्ट में भी ऐसे ही लिख सकते हैं। मतलब कोई भी वेरिएबल हो। अब ये भी जरूरी थोड़ी है कि दोनों बार एक्स के, दोनों बार वाई के या दोनों बार जेड के ही। मतलब जरूरी नहीं है ना कि एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो पार्शियल डेरिवेटिव। ऐसे भी तो हो सकता है। इसका क्या मतलब, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव किया वाई के रिस्पेक्ट में, फिर पार्शियल डेरिवेटिव किया एक्स के रिस्पेक्ट में। जैसे कि पहले पार्शियल डेरिवेटिव किया वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में किया। जो ये वाली टर्म आई ना, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया। अब ये भी तो हो सकता है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स। इसका मतलब पहले हम करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर हम करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में अवकलज, वो भी पार्शियल आंशिक अवकलज। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर वाई के रिस्पेक्ट में। और अगर हमारा जो आर वेक्टर था ना, वो क्या हो, सेकंड कोटि का या द्वितीय कोटि का। द्वितीय कोटि का अवकलज संतत हो या कंटिन्यूस हो तो डी स्क्वेयर आर वेक्टर अपॉन में डी एक्स डी वाई किसके इक्वल होता है, डी वाई डी एक्स। कम्यूटेटिव ग्रुप थ्योरी में देखते हैं ना हम कम्यूटेटिव, वैसे जरूरी थोड़ी ग्रुप थ्योरी में ही हो कम्यूटेटिव, कहीं भी हो सकता है। आर वेक्टर के द्वितीय कोटि का अवकलज, क्योंकि दो बार अवकलज कर रहे हैं हम, तो सेकंड कोटि सेकंड ऑर्डर, इसका अवकलज संतत कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस से मतलब समझते हो तो ये जो पहले पार्शियल डेरिवेटिव किया वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके इक्वल होगा, डेल स्क्वायर आर अपॉन में डेल वाई डेल एक्स। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। पहले चाहे वाई के रिस्पेक्ट में फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो, या पहले एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में अवकलज कर लो, तो वो इक्वल ही हैं। ओके, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी। पार्शियल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज। ए वेक्टर और बी वेक्टर स्वतंत्र चर एक्स वाई जेड के दो सदिश फलन है, मतलब वेक्टर फंक्शन है।
और फाई क्या लिया है हमने, एक्स वाई जेड के एक अदिश फलन स्केलर वेरिएबल। अदिश फलन हो तो जैसे कि हमारा ए वेक्टर था, एक वेक्टर ए। अब यहाँ हम पार्शियल डेरिवेटिव्स कर रहे हैं ना, तो जनरली हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स लेते हैं जो कि स्वतंत्र होंगे आपस में। तो एक्स वाई जेड का फंक्शन और बी भी क्या है, एक्स वाई और जेड का फंक्शन जो कि वेक्टर फंक्शन है, और फाई क्या है, स्केलर वेरिएबल, स्केलर फंक्शन, अदिश फलन एक्स वाई और जेड का ही। तो इनके लिए प्रॉपर्टी है डेल बाई डेल एक्स, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, डेल ए वेक्टर अपॉन में डेल एक्स प्लस माइनस डेल बी वेक्टर अपॉन में डेल एक्स। जैसे हम करते थे ना, अगर डी वाई डी एक्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, डी ए वेक्टर प्लस माइनस डी बी वेक्टर अपॉन में डी एक्स। पहले दो वेक्टर को योग करो फिर अवकलज, या पहले दोनों का अवकलज फिर योग, या डिफरेंस के लिए भी ऐसा ही। जैसे सिंपल अवकलज में था वैसे ही इसको हमने किया था, जैसे यूज प्रूफ किया था, वैसे ही हम इनका प्रूफ कर सकते हैं इसको। अब बट यहाँ इनका प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि इनका प्रूफ हमने समझ लिया था, तो उसी मेथड से हम इसका कर सकते हैं। इसको हम यहाँ डायरेक्टली समझ रहे हैं कि दो वेक्टर का योग करो उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव, ये पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलज, तो वाई को क्या ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट, या उन दोनों को पार्शियल डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में फिर योग कर दो, या डिफरेंस के लिए। और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखी थी हमने वहाँ, ऐसे जो जो वहाँ देखी थी सेम ही यहाँ भी होगी। डेल बाई डेल एक्स फाई ए वेक्टर, फाई क्या है, स्केलर फंक्शन, ए वेक्टर वेक्टर फंक्शन, मतलब फाई को लिखा फिर ए वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, फिर ए वेक्टर को फाई का पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि फाई कांस्टेंट थोड़ी है, एक्स वाई जेड का है ना फंक्शन, फिर फाई का एंड ए वेक्टर को लिखा। एंड थर्ड हमने प्रॉपर्टी ली है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का। हम अवकलज करते थे यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव, तो ए वेक्टर डॉट डेल बी वेक्टर अपॉन में डेल एक्स, ए वेक्टर को लिखा फिर बी वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव, एंड फिर ए वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव डॉट बी वेक्टर। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनका पार्शियल डेरिवेटिव, ए वेक्टर को लिखा बी वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर रहे थे, फिर ए वेक्टर का पार्शियल डेरिवेटिव क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस है तो क्रॉस ही रहेंगे। नेक्स्ट A1 i कैप A2 j कैप प्लस A3 k कैप। हम यहाँ पार्शियल है, हम डायरेक्ट के लिए लिखते थे क्या, इसका अवकलज इसका कंपोनेंट्स का अवकलज, तो वैसे ही यहाँ i कैप प्लस डेल A2 बाई डेल एक्स जे कैप प्लस डेल A3 बाई डेल एक्स के कैप, इनका अलग अलग कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव इसके डेरिवेटिव के इक्वल होता है। और A1 A2 A3 क्या होते थे, यहाँ स्वतंत्र चर किसके हैं, एक्स वाई जेड था, तो यहाँ भी एक्स वाई जेड के अदिश फलन स्केलर वेरिएबल होते थे ना, जैसे वहाँ होते थे स्केलर वेरिएबल वैसे ही यहाँ भी हैं। तो यही वाली प्रॉपर्टीज़ हम पार्शियल डेरिवेटिव पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इनका यूज़ भी हम आगे एग्जांपल्स को करने में करेंगे प्रॉपर्टीज़ का, जैसे हमने वहाँ किया था। तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं।
ये समझ आ गया सबको ना कि कैसे कैसे हुआ इसका अवकलज फिर x के रिस्पेक्ट में। बाकी एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखा ही था, उसे कुछ समझ आया होगा। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, आर वेक्टर दिया हुआ है 2x² y माइनस x⁴ i कैप माइनस e⁴xy माइनस y sin x i कैप j कैप प्लस x² cos y k कैप। हमें निकालना क्या क्या है, r का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, r का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, डेल स्क्वायर r अपॉन में डेल x की स्क्वायर 2 टाइम्स करना है, इसके लिए भी 2 टाइम्स y के रिस्पेक्ट में, एंड अब x के रिस्पेक्ट में और y दोनों के रिस्पेक्ट में। नाउ हमारा f पार्ट है डेल y अपॉन में डेल x, एंड हमें शो करना है आल्सो शो डैट डेल x अपॉन में डेल y किसके इक्वल, डेल y अपॉन में डेल x के। कि वहाँ हमने देखा था कि होगा इक्वल, बट एग्जाम्पल में दिखाना है कि इक्वल होगा या नहीं होगा, मतलब शो करके दिखाना है इनको। कि इसका अवकलज देखते हैं। आर वेक्टर दिया हुआ है हमें, फर्स्ट पार्ट डेल r अपॉन में डेल x, क्या कंपोनेंट्स हैं 3, इसका मतलब अभी हम देख के आए हैं अलग अलग कंपोनेंट का अवकलज, वो भी पार्शियल। हम करेंगे पहले फर्स्ट कंपोनेंट का, फिर सेकंड कंपोनेंट का, एंड फिर थर्ड कंपोनेंट का अवकलज। x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। अब अवकलज करने का मतलब x के रिस्पेक्ट में अवकलज करना है, इसके अलावा बाकी सभी स्वतंत्र चरों को कांस्टेंट ट्रीट करना है। y x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को मानना है कांस्टेंट, जैसे कि 2 कांस्टेंट है वैसे ही y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म पहले आ जाती है। अब x की स्क्वायर का अवकलज, सिंपल साधारण अवकलज। x की स्क्वायर का साधारण अवकलज क्या होता है, 2x, यही होता है x की स्क्वायर का साधारण अवकलज। लिख लो ऐसे, फिर d/dx x की स्क्वायर। अब इसके लिए x की 4 ही है ना, y टर्म है ना कुछ और टर्म है, इसका मतलब इसका तो सीधा साधारण अवकलज होगा, क्योंकि एक ही अगर टर्म होगी ना, एक ही फंक्शन होगा तो सिंपल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल ही होंगे। तो ये लिख सकते हैं इसको हम। अब इसके लिए e⁴xy, अगर e⁴2x होता उसका अवकलज हमें करना होता ऐसे, क्या करते, पहले पावर का 2x का 2, अब e⁴2x का वही आ जाता। तो यहाँ क्या आएगा, y को एज ए कांस्टेंट, तो मतलब y लिख दिया। अब
ई रेज़ टू पावर एक्स वाई का अवकलज, मतलब साधारण अवकलज की करना है उसका। ओके, अब साधारण अवकलज ई रेज़ टू पावर एक्स वाई, लिखो चाहे ना लिखो, मतलब समझने के लिए है यहाँ पर ये कि ऐसे लिख रहे हैं इसको हम। अब ई रेज़ टू पावर 2x का 2 को लिख दिया, इसका अवकलज 2 कांस्टेंट। अब ई रेज़ टू पावर 2x का 2x, y कांस्टेंट। अब इसका अवकलज ई रेज़ टू पावर एक्स वाई, मतलब y तो कांस्टेंट था। अब ये y sin x, y कांस्टेंट। अब sin x का अवकलज x के रिस्पेक्ट में ऐसे। आप सोच रहे हो यहाँ क्यों नहीं लिखा हमने ये चीज़ ई रेज़ टू पावर एक्स वाई, यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इस टर्म के अंदर y तो था ही ना, चाहे हमने y को ट्रीट किया हो एज ए कांस्टेंट, बट ये वाला कब लगाते हैं, ऐसे डी बाई डी एक्स, जब जो हमारा फंक्शन है ना एक ही उसके अंदर हो वेरिएबल, ओनली x हो। बट यहाँ x भी है तो y भी है, दो फंक्शन है ना, इसलिए हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं हमें। ओके, चाहे डेरिवेटिव हमें वही करना हो, एक बार y को कांस्टेंट, फिर हमने सिंपल डेरिवेटिव ही किया, बट ये नोटेशन यूज़ नहीं कर सकते हम क्योंकि y भी फंक्शन है इसके अंदर। यहाँ तो y नहीं था, y अलग हो गया था, यहाँ भी, अब यहाँ भी y का हो गया। अब प्लस इसका, अब कोस y अगर कांस्टेंट है, ट्रीट करना है y को एज ए कांस्टेंट, जब पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो कोस y भी कांस्टेंट, मतलब कोस y को बाहर लिखा। अब अवकलज करेंगे हम x की स्क्वायर का। ओके, तो इसका अवकलज कितना आया, 2y x की स्क्वायर का 2x, x की 4 का 4x की क्यूब। अब ये तो आ गए होंगे ना, अच्छे से प्रैक्टिस करी है काफ़ी फर्स्ट चैप्टर में। सिंपल डेरिवेटिव में तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को, अगर अभी भी प्रॉब्लम है इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तभी प्रॉब्लम आ रही होगी सिंपल डेरिवेटिव में। अब ये तो एज इट इज़ माइनस वाई साइन एक्स का कोस एक्स जे कैप कोस वाई एक्स की स्क्वायर का 2x के कैप। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव, मतलब 4xy माइनस 4x की क्यूब आई कैप माइनस y ई रेज़ टू पावर एक्स वाई माइनस y कोस x जे कैप, प्लस आगे पीछे लिख सकते हैं 2x कोस y के कैप। ये हो गया हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम विद रिस्पेक्ट टू y भी निकाल सकते हैं। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, इसका मतलब वही कंपोनेंट का करना है अलग अलग, टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 आई कैप माइनस डेल बाई डेल वाई सेकेंड कंपोनेंट का ई रेज़ टू पावर एक्स वाई माइनस ऑफ वाई साइन एक्स जे कैप प्लस डेल बाई डेल वाई थर्ड कंपोनेंट का। अब हम y के रिस्पेक्ट में अवकलज तो क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में तो वही सिंपल डेरिवेटिव है, बट x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब x कांस्टेंट है तो मतलब 2x की स्क्वायर कांस्टेंट टर्म, y का y के रिस्पेक्ट में साधारण अवकलज कितना 1, या लिखना चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो dy बाई dy। अब x क्या है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x क्या हुई एज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलज तो 0 आई कैप। अब इसके लिए अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को एज ए कांस्टेंट, x बाहर आ गया। अब ई रेज़ टू पावर एक्स वाई का तो वही
ये वैसे ही हो रहा है जैसे हमने यहाँ लिखा था ना। अब dy dy e रेज़ टू पावर 2y हो तो क्या करेंगे, 2 को बाहर, e रेज़ टू पावर 2y का वही। तो यही हमने x को एज ए कांस्टेंट, फिर उसका अवकलज। अब यहाँ x को एज ए कांस्टेंट, फिर y का अवकलज। अब यहाँ के लिए x को एज ए कांस्टेंट या अचर, एंड फिर y का अवकलज कोस y k कैप। अब इसके लिए 2x की स्क्वायर, इसका अवकलज 1, 0 तो एक ही बात है, माइनस कर लिखो ना लिखो। अब इसके लिए माइनस एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स वाई, इसका 1 माइनस साइन एक्स जे कैप। अब यहाँ कोस वाई का, यहाँ जैसे इसमें यहाँ कोस वाई एज ए कांस्टेंट ट्रीट हुआ था, क्यों कि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे अवकलज। अब तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट, लेकिन वाई का तो कुछ ना कुछ अवकलज होगा। कोस वाई का साधारण अवकलज माइनस साइन वाई, तो माइनस एक्स की स्क्वायर साइन वाई जे कैप, सॉरी के कैप। ये हो गया हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलज। सबको समझ आ गया ना ये कैसे किया है हमने। ओके, अगर हमें सी पार्ट देखना हो आगे, सी के लिए क्या, पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स, मतलब डेल बाई डेल एक्स और डेल आर अपॉन में डेल एक्स, इसको निकालना होगा, फिर उसका पार्शियल डेरिवेटिव। अब इसकी वैल्यू तो हमने अभी निकाल ली है, अब क्या करना है हमें, इस पूरी टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वही अब कंपोनेंट वाइज डेल बाई डेल एक्स 4xy माइनस 4x की क्यूब आई कैप माइनस डेल बाई डेल एक्स वाई ई रेज़ टू पावर एक्स वाई माइनस वाई कोस एक्स जे कैप प्लस डेल बाई डेल एक्स 2x कोस वाई के कैप। अब इसका तो हम वापस कर सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करते हैं, x के रिस्पेक्ट में अवकलज, तो y को एज ए कांस्टेंट 4y, x का 1 मतलब 4y ही बचा। अब माइनस 4 x की क्यूब का 3x की स्क्वायर आई कैप, फिर इस टर्म का y को एज ए कांस्टेंट। अब ई रेज़ टू पावर एक्स वाई का देखो, एक y तो बाहर था उसको लिख दिया, अब ई रेज़ टू पावर एक्स वाई का अवकलज, तो फिर डॉट y ई रेज़ टू पावर एक्स वाई। अब माइनस, अब इसका y एज ए कांस्टेंट, किसका अवकलज करना है, कोस x का, क्या होता है माइनस ऑफ साइन x। ये क्या आ गया हमारा जे कैप का कंपोनेंट। अब प्लस इसके लिए y एज ए कांस्टेंट 2 कोस y कांस्टेंट, अब x का अवकलज तो 1, तो ये हो गया हमारा के कैप। आगे वही मल्टीप्लाई करके क्या आया 4y माइनस 12x की स्क्वायर 4 × 12 आई कैप, यहाँ y स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स वाई, फिर माइनस और माइनस प्लस y साइन एक्स जे कैप एंड प्लस 2 कोस y के कैप। ये हो गया हमारा डेल स्क्वायर आर अपॉन में डेल एक्स की स्क्वायर। 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, एक बार किया था x के रिस्पेक्ट में, फिर वापस x के रिस्पेक्ट में। अब अगर हमें d निकालना हो, दोनों बार ही y के रिस्पेक्ट में करना है, अगर क्या लिखेंगे डेल बाई डेल वाई डेल आर वेक्टर अपॉन में डेल वाई, यही लिखेंगे।
अब ये टर्म क्या थी, हमने निकाली थी। अब इसका y के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट वाइज अलग अलग कर सकते हैं। 2x की स्क्वायर आई कैप माइनस डेल वाई x ई रेज़ टू पावर एक्स वाई माइनस साइन एक्स जे कैप। अब ये माइनस डेल वाई x की स्क्वायर साइन वाई के कैप, यही टर्म आएगी। अब इसका तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो x को एज ए कांस्टेंट, 2x की स्क्वायर कांस्टेंट टर्म हुई। अब किसी कांस्टेंट का अवकलज करना है तो क्या आएगा, 0, तो 0 डॉट आई कैप। ये समझ आया ना। वैसे तो x वेरिएबल ही था r के लिए तो, बट पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो x को क्या मानते हैं, एज ए कांस्टेंट। x को कांस्टेंट, जो भी बाकी स्वतंत्र चर होंगे ना उनको एज ए कांस्टेंट मानते हैं। तो 2x की स्क्वायर कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का अवकलज तो 0, तो 0 डॉट आई कैप। अब इसके लिए x को एज ए कांस्टेंट, अब ई रेज़ टू पावर एक्स वाई में x कांस्टेंट था तो एक x आ गया। अब ई रेज़ टू पावर एक्स वाई, अब यहाँ साइन x तो फिर कांस्टेंट, x कांस्टेंट तो साइन x कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलज 0, क्यों, y के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये माइनस 0 जे कैप। अब यहाँ y के रिस्पेक्ट में x की स्क्वायर कांस्टेंट, अब साइन y का कॉस y, तो कॉस y के कैप। इसको 0 को आई कैप से 0 ही आएगा, उसको ना लिखो तो कोई इफेक्ट नहीं है। माइनस x की स्क्वायर, ये भी माइनस 0 है, उसको भी ना लिखो चाहे, क्या आ गया, माइनस x की स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स वाई जे कैप, और ये माइनस ऑफ x की स्क्वायर कोस y के कैप। तो ये हो गया हमारा r का पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स y के रिस्पेक्ट में। पहले एक बार करेंगे जिसे हम डायरेक्ट में करते थे, एक बार किया फिर दूसरी बार, वैसे ही एक बार पार्शियल डेरिवेटिव फिर दूसरी बार पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, आई होप आपको ये पार्शियल डेरिवेटिव अच्छे से समझ आया हो, एंड एग्जाम्पल से हमने देख लिया है कि कैसे कैसे पार्शियल डेरिवेटिव होगा। अब ई और एफ आप खुद ट्राई करके देखना, अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं तो कल करवा देंगे। इसमें क्या करना है, पहले y के रिस्पेक्ट में ये निकाला, अब इस टर्म का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। जैसे यहाँ y के रिस्पेक्ट में कर लिया, उसका फिर y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, क्यों, क्योंकि दूसरी बार भी y के रिस्पेक्ट में ही करना था, लेकिन यहाँ y के रिस्पेक्ट में करने के बाद x के रिस्पेक्ट में करना है। अब इस पूरी टर्म का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है और y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। ओके, तो इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा। अब ट्राई करना, नहीं होगा तो कल कर लेंगे। ओके, सो पार्शियल डेरिवेटिव में करते वही अवकलज, सिंपल अवकलज, बट बाकी जो होंगे स्वतंत्र चर उनको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं अचर। ओके, सो इसको अच्छे से देख लेना कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।